जमींदार ने आदित्य को धन दिया था और उसने अपना खेत उसे बेच दिया था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला सके आदित्य, तो न्याय तो हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा, बस। आदित्य गुस्से में महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया। शाम को वो चुपचाप आंगन में बैठा था, तभी मुखिया और बलिया उसके घर आ पहुंचे। अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने तो मेरे खिलाफ महाराज के सामने झूठी गवाही दे दी, अब क्या चाहिए? मुझे क्षमा कर दो आदित्य, जमींदार ने हमें डरा धमका दिया था, हम मजबूर थे। मुझे भी माफ कर दो आदित्य, मेरी बिटिया का विवाह कुछ ही दिनों में है। जमींदार ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो वो विवाह रुकवा देगा, मैं मजबूर था। हाँ, यही तो है, ताकतवर की दबंगई और गरीब की लाचारी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है, दोष न मेरा है न तुम्हारा, दोष तो इस समाज का है जहाँ गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं होती। मुखिया और बलिया शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले गए। समय ऐसे ही बीतता चला गया और आदित्य की स्थिति और भी खराब होती चली गई। कब तक घर पर बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? हाँ, मैं एक किसान हूँ, तुम ही बताओ, खेती के अलावा और मैं क्या जानता हूँ? खेती की बात कर रहे हो? खेती अब बची ही कहाँ है? जाओ कोई और काम ढूंढो, वरना हमारी हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा राधा, क्या बात करती हो? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या राज्य में जाओ, कहीं न कहीं रोजी रोटी तो मिलेगी। आदित्य कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं विजयनगर राज्य जाऊंगा, वहां मजदूरी ठीक मिलती है, तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, उससे केवल एक ही रोटी बन सकती है और सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। अगर वो भी मैं ले जाऊंगा तो तुम क्या खाओगी? मेरी चिंता मत करो, मैं पेड़ के पत्तों से किसी तरह गुजारा कर लूंगी। राधा ने एक रोटी बनाकर आदित्य को दी। आदित्य रोटी लेकर विजयनगर की ओर पैदल निकल पड़ा। रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। कुछ देर बाद रात गहरने लगी और आदित्य के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसे तेज भूख लगी, तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। हाँ चलो, तालाब तो मिल गया, अब रोटी खाकर प्यास बुझा लूंगा, कुछ तो भला होगा। वो तालाब के पास गया, रोटी निकाली, पर उसे घूरते हुए बोला, ये तो बस एक ही है, अगर मैं खा लूंगा तो क्या भला होगा। तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। दरअसल उस तालाब में एक राक्षस का आवाज था। ये कौन खतरनाक जादूगर है जो मेरे ही तालाब के पास इतनी निर्भीकता से कह रहा है कि एक खाने से क्या भला होगा? ओह, लगता है ये मुझे अपने मंत्रों से भस्म कर देगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी राक्षस तालाब से बाहर निकलकर बोला, मुझे मत मारो, मैं इस तालाब में अकेला रहता हूँ, मैं दूसरों को खाता हूँ, तुम मुझे मत खाना, मुझे माफ कर दो। आदित्य सारा मांजरा समझ गया। उसने मन में सोचा, मैं तो रोटी की बात कर रहा था और ये सोच रहा है कि मैं इसे खाने वाला हूँ। चलो यही भ्रम काम आएगा। अब ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धनवान हो जाऊं, समझे? राक्षस तुरंत अपना हाथ आड़ी टेढ़ी दिशा में घुमाने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर विचित्र पक्षी आदित्य के सामने प्रकट हो गया। हाँ, इसे ले जाओ, तुम धनवान हो जाओगे। हैं? क्या बकवास कर रहे हो? इस छोटे से पक्षी से मैं कैसे धनवान बनूंगा? है? अरे मूर्ख मनुष्य, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये बोलने वाला पक्षी है, भविष्य की बातें भी बताता है, और जब तुम इससे धन की इच्छा जाहिर करोगे, इसकी आंखों से किरणें निकलेंगी और ढेरों स्वर्ण मुद्राएं प्रकट होंगी।
समझे? अच्छा, अगर ऐसा है तो ये पक्षी मेरा हुआ और तुम अपने तालाब में अब सुरक्षित रह सकते हो। ठीक है, चलो जाओ अब। आदित्य खुशी खुशी वहां से अपने गांव की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन सोचता गया, राधा जब इस पक्षी के बारे में सुनेगी तो बहुत खुश होगी और जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो किसी गरीब पर आंच नहीं आने दूंगा। हाँ, काश कहीं एक रात के लिए, अरे बाप रे बाप, बहुत थक गया। काश कहीं एक रात के लिए रुकने का ठिकाना मिल जाए। ठंड भी बहुत बढ़ गई है। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। आदित्य झोपड़ी के नजदीक चला गया। बूढ़ा आदित्य की ओर देखकर बोला, अरे कौन हो तुम? देखिए, मैं अपने गांव जा रहा था। रात हो गई और ठंड भी बहुत है। क्या मैं एक रात आपकी झोपड़ी में रुक सकता हूँ? अरे तुम लुटेरे या डाकू तो नहीं लगते। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात, सुबह होते ही निकल जाना। मुझे अकेले रहने की आदत है। आदित्य ने आधी रात के बाद उस बूढ़े की झोपड़ी में शरण ले ली। रात के समय बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में था, पर आदित्य की आंखें उस जादुई पक्षी पर टिकी थी। हाँ, क्यों ना इस पक्षी को परखा जाए। क्या राक्षस ने सच कहा था या झूठ? देखो, मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और 10 स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो गई। अरे वाह 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 वाह, राक्षस ने मतलब बिल्कुल सही कहा था। कल सुबह राधा ये देखकर कितनी खुश होगी। आदित्य ये सोचते हुए सो गया, पर वो ये नहीं जानता था कि बूढ़ा पूरी तरह से सोया नहीं था। वह सब कुछ देख रहा था। अरे इसके पास तो चमत्कारी पक्षी है, क्यों ना इसे चुरा लूं, ये मेरे बहुत काम आएगा। बूढ़े व्यक्ति ने झोपड़ी के पीछे पक्षी को एक टोकरी में छिपा दिया। सुबह जब आदित्य जगा, वो पक्षी को न पाकर बूढ़े व्यक्ति से बोला, हाँ, अरे मेरा पक्षी कहाँ गया? तुम्हारा पक्षी तो उड़ गया। आदित्य को शक होने लगा। चुपचाप बताओ, मेरा पक्षी कहाँ है? बोलो। अरे तू चला जा यहाँ से, मैं तुझे काट कर फेंक दूंगा, कोई पूछने भी नहीं आएगा। आदित्य डरते हुए सीधे तालाब के पास चला गया। राक्षस, अरे ओ राक्षस, बाहर निकलो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, निकलो बाहर। राक्षस तुरंत तालाब से बाहर आकर बोला, अब क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें चमत्कारी पक्षी दिया था ना। अरे क्या पक्षी दिया था? वो तो उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा पक्षी देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि बड़ी से बड़ी सेना भी मेरा मुकाबला न कर सके, समझे? राक्षस प्रसन्न हो गया और एक रंगीन किरणों से चमकती अंगूठी आदित्य को दे दी। ये अंगूठी अब तुम्हारी है, इससे तुम किसी को भी पत्थर बना सकते हो और फिर वापस भी, समझ गए? आदित्य उसे झोपड़ी में लौट आया और उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, सुनो, मेरा पक्षी लौटा दो। अरे लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा, मैं बताता हूँ। इस बूढ़े को पत्थर बना दो। आदित्य के इतने कहते ही बूढ़े का शरीर पत्थर में परिवर्तित होने लगा। बूढ़ा डर के मारे कांपता हुआ बोला, माफ कर दो, मैंने लालच में आकर उसे चुरा लिया था, वो झोपड़ी के पीछे एक टोकरी में छिपा हुआ है। आदित्य ने तुरंत झोपड़ी के पीछे जाकर उस टोकरी को खोल लिया। वो पक्षी वही था। मैं बताने ही वाला था कि वो बूढ़ा क्या करने वाला है, लेकिन तुम सो गए। हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम भविष्य भी बता सकते हो। अगर दोबारा किसी को ठगा ना तो हमेशा के लिए